हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पहला क्लास है पॉलिटी का, जिसमें हम पॉलिटी के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये जो पॉलिटी का क्लास है, राज व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, इसमें हम पॉलिटी का एक इंट्रोडक्शन क्लास समझ लीजिए इसे। ये जो क्लास है वो बिहार दरोगा, बीपीएससी अभी होने वाला है जुलाई में, बिहार एसएससी, एईडीओ, TRE4 और जो भी वन डे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग आज से पॉलिटी ध्यान से पढ़िए और इस चैनल पे पहली बार है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। पॉलिटी में पहला शब्द आता है, पॉलिटी का जो पहला शब्द है वो है राज व्यवस्था। पॉलिटी को हम लोग हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। और ये राज व्यवस्था जो है दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है राज और दूसरा व्यवस्था। ये जो राज है जनरली हम लोग इसे राज के अर्थ में पढ़ेंगे, राज अर्थात स्टेट। अब देखते हैं कि राज्य क्या है। ठीक है, ये राज्य क्या है या स्टेट क्या है। तो जब भी हम लोग सुनते हैं कि राज्य या स्टेट तो मन में भाव आता है कि जैसे बिहार राज्य है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इस प्रकार से बोलचाल की भाषा में हम लोग राज्य एक भौगोलिक जो जगह है उसके अर्थ में ले लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पॉलिटी के अर्थ में राजनीतिक संरचना से इसका अर्थ निकल के आता है। जो भी देश में जो भी राजनीतिक संरचना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इससे राज शब्द का अर्थ निकलता है। तो राजनीति विज्ञान में राज शब्द का जो समग्र अर्थ है वो शासन तंत्र से है। और शासन तंत्र में जो भी है, जैसे कि भारत का सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, नौकरशाही है, तो ये समग्र अर्थ में जो है राज पॉलिटी का ऐसे अर्थ निकलता है। लेकिन जनरली हम लोग भौगोलिक प्रांत जो होता है उसे राज बोल देते हैं, लेकिन पॉलिटी के अर्थ में उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये राज शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और पहली बार राज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, किन के द्वारा किया गया है। तो देख लीजिए, राज जिसका इंग्लिश वर्ड है स्टेट, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो स्टेट शब्द है इसका मूल शब्द था स्टेटस, जो कि लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा में स्टेटस जिसका हिंदी अर्थ स्थिति होता है, यहाँ से ये स्टेट शब्द निकला है। बाद में इस स्टेटस को प्राचीन यूनान के जो लोग हैं वो पॉलिस बोलते थे। पॉलिस का अर्थ होता है नगर राज उस समय में, प्राचीन यूनान में। अब इसे इस पुलिस के अर्थ में ना देखें, बल्कि ये पॉलिस है और इसका अर्थ होता था नगर राज। बाद में जो आधुनिक अर्थ है ये स्टेटस से निकल करके स्टेट बन गया। और ये स्टेट का जो अर्थ है यही पॉलिटी के अर्थों में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अर्थ में निकलता है। अब बात करेंगे कि ये स्टेट शब्द जो है पहली बार किनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट शब्द जो है पहली बार निकोलो मैकियावेली, ये दार्शनिक थे, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस, और इसी बुक में जो है पहली बार ये स्टेट शब्द का यूज किया गया था। तो ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियावेली, या ऑप्शन आता है कि मैकियावेली जो है सो इनमें से किस पुस्तक के मैकियावेली के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो द प्रिंस ध्यान रखना है, पॉलिटी पढ़ने वालों के लिए ये जो है शुरुआती पुस्तक माना जाता है। आगे देख लेते हैं, राज का अनिवार्य तत्व क्या है। राज के बारे में हम लोग जान लिए कि राज क्या है, राज की उत्पत्ति कैसे हुई है उस शब्द के बारे में। अब देखते हैं कि राज के 4 अनिवार्य तत्व। राज हम तभी कहेंगे जिसमें ये चारों तत्व हो। अगर ये चारों तत्व नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं बोलेंगे। पहला तत्व आता है इसमें भूभाग। सीधा सा मतलब है कि राज का जो पहला तत्व है वो भूभाग होना चाहिए, अर्थात एक सीमित भौगोलिक सीमा होना चाहिए। ठीक है, जमीन होना चाहिए, भूभाग, जमीन, ये होना चाहिए। जैसे हम भारत को एक राज्य बोल सकते हैं
किस अर्थों में और बोला भी जाता है किन अर्थों में, तो ये देख लीजिए। भारत का जो है लगभग क्षेत्रफल, आप थोड़ा सा पॉलिटी से अलग हट के देखिएगा ज्योग्राफिकल में, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये एक निश्चित भारत का जो है क्या है, क्षेत्रफल है। तो सीमा है, भूभाग है। दूसरा, अगर जमीन है तो ऐसा नहीं है कि वो बंजर हो, बंजर भी है, वहां पे लोग होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, जनसंख्या। अब अंटार्कटिका को हम राज्य नहीं बोलेंगे, वहां तो जमीन है लेकिन वहां लोग नहीं है। लोग है भी तो कुछ लोग हैं जो वैज्ञानिक है, लेकिन उसमें भी अलग चीजें हैं जो हम बाद में बात करेंगे। पहला तो भूभाग होना चाहिए, दूसरा वहां पे जनसंख्या यानी कि लोग होना चाहिए, भूभाग पर निवास करने वाला जन समुदाय। अगर भारत की बात करें तो लगभग अभी 1,145 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गया। अब ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा ये होना चाहिए तत्व में। तीसरा, वहां पे सरकार होना चाहिए। सरकार कौन, जो इस भूभाग में जनसंख्या है, जो लोग रहे हैं, उनके ऊपर जो शासन चलाने के लिए एक सरकार होना चाहिए जो कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करे। तो ये तीसरा अनिवार्य तत्व है। और चौथा अनिवार्य तत्व ये है कि संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है, कई बार आप पॉलिटी में पढ़िएगा तो भारत को एक संप्रभु देश बोला गया है। इसका ये अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय है वो भारत ले सकता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि भारत अपने आंतरिक चीज़ों या विदेश नीति के बारे में हो या बाहरी जो भी निर्णय लेना हो उसके लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी भी अन्य देश का दबाव नहीं है। अब अमेरिका ये ना कह दे कि भाई जो हम कह रहे हैं वो करे, ऐसा नहीं है। संप्रभु कहने का सीधा सा अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय हम खुद ले सकते हैं, ये अर्थ होना चाहिए। तो आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति अगर इस राज्य की जो सरकार है उसमें है, वहाँ के देश, वहाँ के लोगों में है, तो फिर ये राज कहलाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे कि जब भारत गुलाम था, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, तो भारत में ज़मीन था, वहाँ जनसंख्या भी थी, सरकार भी था, लेकिन ये सरकार कौन था, ब्रिटिश सरकार थी। कौन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन उस समय में संप्रभुता नहीं था, हम लोग को आज़ादी नहीं था, बाहरी और आंतरिक निर्णय कौन लेते थे, ब्रिटिश सरकार लेती थी। तो इन अर्थों में 1947 से पहले का जो भारत था उसे हम राज्य की संज्ञा नहीं देंगे। सिंपल सा चीज़ यही है कि संरचनात्मक नियम एक है कि संप्रभुता के बिना भूभाग और जनसंख्या वाला कोई भी इकाई केवल एक उपनिवेश है, राज्य नहीं है। तो 1947 से पहले आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो देश था इंडिया, वो ब्रिटिश उपनिवेश थे। बाद में जब 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद होता है तो फिर हम जो है सो फिर हम लोगों को जो है सो राज्य की संज्ञा दिया जा सकता है। अब दूसरा चीज आता है, राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था से पहले हम बता चुके हैं कि राज्य क्या है और व्यवस्था। यहां अगर व्यवस्था की बात करें, ये जो शब्द है व्यवस्था, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वही तो व्यवस्था है। जैसे हम आज क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेने का भी तो व्यवस्था है कि डिजिटल बोर्ड है, लाइट है, बेंच डेस्क है, लोग हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ का एक व्यवस्था होता है। घर परिवार चलाने का भी एक व्यवस्था होता है। तो देश चलाने का जो व्यवस्था है, सिंपल चीज़ है कि किसी राज्य और देश जिसके जिन नियमों के द्वारा चलाया जाता है वही तो एक व्यवस्था है। अगर इसे अलग अर्थों में देखें तो राज्य एक स्थिर राजनीतिक इकाई है, जबकि उसे चलाने का जो तरीका है वही राज्य व्यवस्था है। सिंपल चीज़ है कि पॉलिटी क्या है, वह ढांचा और प्रणाली जिसके माध्यम से राज्य का संचालन किया जाता हो। तो सिंपल सा अर्थों में आप ये जान लीजिए कि राज्य व्यवस्था जिससे किसी देश को चलाया जा सकता है। ये यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी, जो कि इसका इंग्लिश वर्ड है। उस ढांचे को कहा जाता है जो राज्य के सैद्धांतिक रूप को व्यवहारिक रूप में संचालित करता है। ठीक है, सिंपल चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए शासन के जो 3 अंग है, बाद में इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे जब पॉलिटी के बीच में हम लोग होंगे, जब विधायिका वगैरह पढ़ेंगे, सरकार के बारे में पढ़ेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो उस समय में इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि शासन के जो अंग है वो 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग।
3 अंग में पहला अंग आप मान सकते हैं, पहला अंग है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कि जो कानून बनाती है, ऐसी संस्था जो कानून बनाती हो। जैसे कि भारत में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। और संसद में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति। कई बार आता है कि संसद के इनमें से कौन अंग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि संसद के मात्र 3 अंग है, लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है। लोकसभा को हम लोग निचला सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर सदन या ऊपर वाला सदन बोल देते हैं। और राष्ट्रपति जो है बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा के से विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है उसके बाद ही वो कानून का रूप ले लेता है। तो सिंपल चीज़ है कि विधायिका कौन है? जो कि कानून बनाती है। जैसे कि संसद, या राज्य में अगर बात करें तो राज्य में कानून कौन बनाती है? राज्य में कानून बनाती है, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल। और ये विधानमंडल भी क्या करता है? राज्य में कानून बनाता है। तो यहां भी ध्यान रखना है, विधानमंडल में जैसे संसद में लोकसभा निचला सदन है, उसी प्रकार विधानमंडल में निचला सदन कौन सा है? विधानसभा, विधानसभा है। और ऊपर का सदस्य कौन सा है? ऊपरा सदन, इसे हम लोग विधान परिषद बोल देते हैं, विधान परिषद। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। ये पहला हो गया विधायिका जो कि कानून बनाती है। दूसरा है कार्यपालिका। पहला क्या है? विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कानून के अनुसार शासन चलाने और लागू करने वाली संस्था। कानून तो विधायिका बना दिया, अब कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। तो ये दूसरा जो है सो शासन के अंग है। जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारें नौकरशाही में जो भी पुलिस प्रशासन हो गया या जो भी प्रशासन है, उसका मेन काम होता है कि विधायिका जो कानून बनाई है वो लोगों के द्वारा उसका लागू करवाना, लोगों के बीच में, या फिर लोगों के द्वारा उसका पालन करवाना। न्यायपालिका क्या है? जो कानून बना है ये देखती है कि जो कानून बना हुआ है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। सिंपल चीज़ है। न्यायपालिका क्या देखती है कि जो कानून बनाया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं पालन हो रहा है तो फिर उसे दंड दिया जाएगा। सिंपल चीज़ है कि न्यायपालिका ये देखती है कि कानून जो बना है वो पालन हो रहा है कि नहीं। और इसका अलग वर्क जो है वो है न्याय करना, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, एससी एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और भी है जिला न्यायालय वगैरह भी है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ये कानून के जो है शासन के 3 अंग है। अब देखिए राज्य व्यवस्था के कितने प्रकार हैं? कई प्रकार है, जिसमें से प्रमुख प्रकारों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। पहला जो सबसे बढ़िया माना जाता है वो है लोकतंत्र। पहला क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है। और ये जो परिभाषा है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जनता का जनता द्वारा या जनता के लिए जो शासन है, ये परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? लोकतंत्र का ये परिभाषा है। तो ये आपको याद रखना है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब देखिए कि लोकतंत्र में क्या है? सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। और जनता का ही प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। चुनाव कौन करता है? जनता करता है। और जनता के ही प्रतिनिधि चुन के जाते हैं संसद में या विधानमंडल में, और जनता पे वो शासन करते हैं। और जनता का जो भी हित है उनका जो ख्याल है वो जनता के प्रतिनिधि संसद में रखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है। नागरिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो लोकतंत्र में कैसी स्वतंत्रता होती है? तो उच्च स्वतंत्रता होती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार भी है। आप देखेंगे तो लोकतंत्र में उच्च स्वतंत्रता दी गई है। नेतृत्व का चुनाव कौन करता है? कैसे होता है? तो चुनाव के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। उदाहरण, अगर लोकतंत्र की बात करें तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र है? तो भारत जैसे देश हो गए, अमेरिका है, तो वहाँ पे चुनाव होता है और जनता का प्रतिनिधि जो है वो जनता पर शासन करता है। दूसरा होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है जनता का स्रोत कौन है? ये सत्ता का स्रोत
तो ये है संविधान या जनता इसे माना जाता है। इसमें भी नागरिक स्वतंत्रता जो है उच्च रहता है। और नेतृत्व का चुनाव कैसे होता है? निश्चित समय के लिए निर्वाचित रूप से। गणराज्य का सिंपल अर्थ है, सिंपल सा ध्यान रखिए, ऐसी व्यवस्था जहां के जो उच्च प्रतिनिधि है जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उनका चुनाव होता है और उनका जो कार्यकाल है एक फिक्स टर्म होता है, ठीक है, निश्चित समय के लिए चुना जाता है। यही गणराज्य की परिभाषा है। जैसे भारत में आप देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति प्रशासनिक तौर पे भारत का मुखिया होता है और इसका चुनाव होता है। पहला कंडीशन तो ये है कि चुनाव होता है और दूसरा कंडीशन ये है कि एक निश्चित समय होता है, ठीक है, निश्चित कार्यकाल। कितने सालों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए एक बार में चुना जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि गणराज्य किन देशों में है, तो भारत जैसे देश है, अमेरिका में है गणराज्य। आगे देखेंगे राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र, राजतंत्र का सिंपल सा अर्थ है जहां पर जो शासन व्यवस्था है वहां राजा या रानी चलाता हो, राजा या रानी के द्वारा, महारानी के द्वारा चलाया जाता है। ये वंशानुगत पद होता है, वंश के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में राजतंत्र है और वहाँ का जो राजा है फिर उसके जो राजकुमार है, प्रिंस है, वो ये शासन चलाएंगे। फिर ये प्रिंस राजा बन जाएंगे, फिर इनका जो बेटा होगा, पहले तो प्रिंस रहेंगे, बाद में ये सरकार चलाएंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से राजतंत्र एक वंश जैसा वहाँ पे होता है। और यहाँ पे शासन कौन चलाते हैं? राजा रानी। और राजा और रानी का जो वर्ड है वही वहाँ सरकार का वर्ड, ठीक है, जो ये बोल दिया वही हो गया। यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता क्या है? सीमित होता है, रहता है स्वतंत्रता लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित रहता है। नेतृत्व का चुनाव कैसे होता है? तो वंशानुगत, अभी हम बता रहे थे। और किन देश में जो है सो राजतंत्र है? तो वो ब्रिटेन में। अब देख लेते हैं कि जो राज्य व्यवस्था के अन्य प्रकार है वो है तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाह, ठीक है। यहाँ पे कौन जो है सो राज करता है? तो एक छोटा समूह या एक व्यक्ति या उसका परिवार के द्वारा जो है सो, या कुछ लोगों का जो समूह है उसके द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाया जाता है। आप सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में जो तानाशाह है वो कौन है? किम जोंग। और इनके द्वारा ही उत्तर कोरिया में शासन चलाया जाता है। कैसे शासन चलाया जाता है? तो बलपूर्वक चलाया जाता है, ठीक है। जो ये किम जोंग वहां पे इतना शक्तिशाली है, ये जो बोल दे वही एक तरह से लकीर समझ लीजिए, ठीक है। ये सिंपल चीजों में आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? नागरिक स्वतंत्रता वहां पे क्या है? शून्य है, बिल्कुल भी वहां पे नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। जब चाहे ये उत्तर कोरिया के किम जोंग छोटा सा गलती के लिए किसी को भी गोली मार देता है। तो इस तरह का वहाँ पे व्यवस्था है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राज्य व्यवस्था के प्रकार, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है या सबसे अच्छा माना जाता है लोकतांत्रिक, गणराज्य है, राजतंत्र है, तानाशाह सबसे खराब माना जाता है। तो ये हो गया आपको राज्य व्यवस्था के प्रकार। परिभाषा आपको जरूर याद रखना है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ये जो है किन की परिभाषा है? तो अब्राहम लिंकन का है। अब देखते हैं सत्ता का वितरण। सत्ता का वितरण, दो प्रकार का सत्ता किसी भी देश में लागू होता है। पहला है संघात्मक राज्य व्यवस्था, या राज्य व्यवस्था का आप प्रकार इसे कह सकते हैं। दूसरा है एकात्मक राज्य व्यवस्था। संघात्मक में, संघात्मक राज्य व्यवस्था कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर में केंद्र सरकार हो और राज्यों में भी कुछ शक्ति का बंटवारा हो। तो जैसे भारत, आप इसे सिंपल चीज़ों में भारत मान सकते हैं। भारत में क्या है? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी, आप मोदी सरकार जनरली बोल देते हैं। और बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में जो है सो अपना अपना सरकार है। जैसे बिहार में अगर बात करें तो नीतीश कुमार का सरकार है। तो इस प्रकार से जो है सो शक्ति का बंटवारा है, ऊपर से नीचे लेवल का, केंद्र का हो, फिर उसके नीचे राज्य है, इसके भी नीचे अगर आप बात करें तो फिर पंचायती राज हो जाता है, जहां मुखिया सरपंच के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो अगर आप ये देखें कि
संघात्मक राज्य व्यवस्था क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। इसमें दोहरी सरकार होती है, जैसे कि केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो। जैसे किन देशों में इस प्रकार का संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा। जब हम बात करेंगे कि संघात्मक शब्द जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। इसके बारे में और हम लोग डिटेल से बात करेंगे। दूसरा होता है एकात्मक राज्य व्यवस्था। इसमें जो पूरा पावर होता है केवल केंद्र के पास, राज्यों में सरकारें नहीं होती है, एक ही सरकार होता है, वो केंद्र में होता है और सारा पावर इन्हीं के पास होता है। ठीक है, सारा पावर केंद्र सरकार के पास ही है। एकात्मक कहने का मतलब है मात्र एक। कितना सरकार? एक। वो भी क्या, कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा और कहीं सरकार नहीं होगी। सारा शासन और शक्तियां जो है केवल केंद्रीय सरकार के हाथ में निहित होती है। ये एकात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता है। उदाहरण में अगर देखें कि किस देश में एकात्मक राज्य व्यवस्था है, तो ये फ्रांस में है और जापान में है। इन जैसे देशों में एकात्मक राज्य व्यवस्था है। ये देखिए, अभी जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जब आप पॉलिटी आगे पढ़ेंगे उसके लिए ये सब चीज़ें आपको बेसिक जानकारी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी। अब देख लेते हैं कि संविधान क्या है। पॉलिटी हम पढ़ेंगे, संविधान क्या है? सिंपल अर्थों में अगर कहें तो ये एक नियमों का दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग किसी देश का शासन चलाया जाता है। और ये कैसा, ये जो संविधान है कैसा कानून है? तो इसे आप कहेंगे सर्वोच्च कानून है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है, सर्वोच्च कानून। ठीक है, संविधान क्या है? नियमों का दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज जिसके अनुसार देश का संचालन होता है। तो ये संविधान है। ये कैसा कानून है? तो सर्वोच्च कानून है। कोई भी अन्य कानून इसके खिलाफ नहीं जा सकता, इसकी पालन अनिवार्य है। तो ये किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून की अगर बात करें तो संविधान होता है। ये मौलिक कानून है, देश की बुनियादी विधि माना जाता है इसे। और अगर कुछ नोट में अगर बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रथम लिखित संविधान जो है, प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, जो कि 21 जून 1788 को लागू हुआ था। जब भी पूछे कि लिखित प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो बता दीजिएगा यूएसए का है। और अगर आपको ये पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तब वहाँ पे आप इंडिया मारिए। ठीक है, भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है और प्रथम लिखित संविधान यूएसए में लागू हुआ था। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे कि जो संविधान है उसके कितने प्रकार हैं। बहुत सारा प्रकार है, लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी चीज़ें बाद में क्लास के दौरान जो भी चीज़ें हैं वो बता देंगे। अभी है कि संविधान के प्रकार कई तरह का है, अलिखित और लिखित। ये तो पहला टाइप देख लीजिए कि लिखित बनाम अलिखित। अलिखित का मतलब सीधे है कि उस देश का संविधान लिखित नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में अभी भी संविधान वहाँ लिखित नहीं किया गया है और वहाँ का जो राजा या रानी का जो निर्णय है वही निर्णय जनता पर लागू होता है। तो वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, परंपरा पर आधारित है ब्रिटेन में। और बहुत सारा वहाँ पे दस्तावेज है जिसके आधार पे वहाँ शासन व्यवस्था चलाया जाता है। बाकी राजा और रानी के विवेक पर काम करता है। ठीक है, दूसरा है लिखित दस्तावेज। तो भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जहाँ का संविधान लिखा हुआ हो, जैसे कि यूएसए, इंडिया, इन देशों का संविधान लिखित रूप में है। दूसरा अगर टाइप बात करें तो लचीला वर्सेस कठोर। ठीक है, लचीला बनाम कठोर। लचीला कहने का मतलब है कि जिसमें संशोधन आसान हो। लचीला कहने का मतलब जिस संविधान में संशोधन आसान हो उसे हम लचीला कहेंगे। और यहाँ पे लचीला होता है, एक दूसरा संविधान होता है कठोर, जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है। संशोधन के लिए
विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है। संशोधन करना उतना आसान नहीं होता है। अब कठोर का अर्थ ये मत समझिएगा कि वहाँ का कानून जो है वो कठोर है। कानून का कठोर होना अलग है, संविधान का कठोर होना अलग है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कठोर कानून किस देश का है, तब आप लोग देखेंगे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब, ये सऊदी अरब का जो है कानून सबसे कठोर माना जाता है। यहाँ पे क्राइम के लिए जो है, क्राइम करने वाले अपराधी को बीच सड़क पे खड़ा करके उसको आग लगा दिया जाता है या पत्थर से मार दिया जाता है धीरे धीरे करके। तो कानून का कठोर होना अलग चीज़ है, लेकिन संविधान का कठोर होना का अर्थ होता है कि जो उसमें चीज़ें हैं उसका संशोधन करना आसान ना हो, ये कठोर होने का यहाँ पे अर्थ होता है। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा अभी हम बात कर रहे थे एकात्मक और संघात्मक की। एकात्मक संविधान या संघात्मक संविधान, अभी बात कर ही रहे थे कि संघात्मक का मतलब है जहाँ पे केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकारें भी हो, शक्ति का बंटवारा हो। एकात्मक में जहाँ पे सिर्फ केंद्र में ही सरकार हो। अगर ये बात करें, ये तीन तरह का इस तरह का हम लोग देख लेंगे, लिखित और अलिखित हो गया, लचीला कठोर हो गया, एकात्मक संघात्मक, ये संविधान का एक प्रकार है। अब देखेंगे कि अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान के बारे में कहा जाता है ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। लचीला को आप नम्य भी बोल सकते हैं और कठोर को अनम्य। तो भारत का संविधान अगर बात करें कि किस तरह का संविधान है, तो आप बता सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है। नम्य और अनम्य का अद्वितीय मिश्रण है, या लचीला और कठोर का मिश्रण है। एक तरफ नहीं है इंडिया का संविधान। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। भारत की राज्य व्यवस्था का एक संश्लेषण देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार का भारत का जो संविधान है या पॉलिटी है या राज्य व्यवस्था जो है भारत के संदर्भ में किस तरह का है। तो पहला तो देखेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम लॉ है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान कौन है? सर्वोच्च है। दूसरा है, ये भारत कैसा है? गणराज्य है, जहाँ के जो राज्य का प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति, गणराज्य कहने का क्या अर्थ है? जहाँ के प्रमुख का चुनाव होता है और जिनका कार्यकाल फिक्स हो, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स है। तो भारत में ये चीज़ें हैं, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता ही सरकार चुनती है, ये भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्र अंग है, कितने अंग हैं? शासन के 3 अंग है। विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है तो फिर उसे दंड देने का कार्य न्यायपालिका का है। इन अर्थों में आप देखें तो भारत एक संविधान आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। वो भी कैसा? संविधान आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कठोरता और लचीलेपन का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। जब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज़ें आप लोग को माइंड में आना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजनीति और राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति और राजनीति विज्ञान, पहला वर्ड है राजनीति, इंग्लिश वर्ड है इसका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का अगर सिंपल अर्थ बोले, सिंपल, बहुत ही सिंपल, तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स वो है कि सत्ता में जो सत्ता पाने का तरीका है, या फिर अगर सत्ता पा लिया है तो उसे बनाए रखना और लोगों पर शासन चलाना, यही तो पॉलिटिक्स है। सिंपल चीज़ है। राजनीति क्या है? सत्ता पाना, उसे बनाए रखना, और जो चलाने की प्रक्रिया या कला है, सत्ता को पाने, उसे बनाए रखने की जो कला है, वही राजनीति है। अब अगर बात करें, पहला चीज़ तो ये है राजनीति। दूसरा है राजनीति विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का अर्थ हो जाता है जिसमें हम लोग राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राज्य है, सरकार है, कानून है और राजनीतिक व्यवहार। इन सब चीज़ों को इकट्ठे रूप में हम लोग सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है राजनीति विज्ञान पढ़ने का? उद्देश्य क्या हो? तो अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं इससे जनता, इसलिए तो पढ़ाया जाता है। लेकिन
अगर हम ये कहें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंपल चीज़ है कि आप चाह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले, ठीक है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एग्ज़ाम लिखें। लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये आपके सिलेबस में है क्यों, क्यों है, क्योंकि आप इसे पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में जानें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, इसलिए आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाता है। दूसरा है सुशासन की जो स्थापना है। सुशासन मतलब होता है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन। तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा मिलता है। अब ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु को ही पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी द पॉलिटिक्स। इन्हीं पुस्तक में ये स्वतंत्र विषय के रूप में इन्होंने पहली बार राजनीतिक विज्ञान को स्थापित किया था, तो इसलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल चीज़ें याद रखिए। राजनीति क्या है, तो राजनीति है सत्ता पाना, उसे बनाए रखना और उसे चलाने की जो कला है वही पॉलिटिक्स है। राजनीतिक विज्ञान जिसमें हम राज्य व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि हमें पॉलिटी क्यों पढ़ाया जाता है। तो हम लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में जागरूक हो, अधिकारों के बारे में जागरूक हो, कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो। अगर ये देखें कि लोकतांत्रिक मूल्य कौन से हैं, तो देख लीजिए न्याय। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो न्याय का मतलब होता है समान कानून से, और भारत में समान कानून है। ठीक है, सबके लिए एक जैसा कानून देना ही लोकतांत्रिक मूल्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक मूल्य में आता है। अगला है समानता। समानता का मतलब है कानून के समक्ष सभी समान होना, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, जाति लिंग स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे, रंग के आधार पे, सभी के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के समक्ष समान होना चाहिए। अगला है सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों, सभी जातियों के जो विचार है उनका सम्मान करना, मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही ये है। जन सहमति का मतलब है बहुमत की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। जन मतलब लोग, और सहमति उनकी जो सहमति है उससे संबंधित है। नागरिक भागीदारी, लोकतांत्रिक मूल्य ये भी है कि नागरिक भागीदारी किस प्रकार से आएगा, तो मतदान करेगा और सरकार को जवाबदेह ठहराना, यही तो नागरिक की भागीदारी है। जब भी सरकार अपने कामों के इतर या उनकी जो जवाबदेही है उसे करने में सफल नहीं होती है, तो नागरिक जो है धरना प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन या अन्य तरीकों से अपनी भागीदारी निभाती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। ठीक है, तो ये जो लोकतांत्रिक मूल्य है इसके बारे में कहा जाता है, ये सिद्धांत लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए ईंधन का काम करते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, किसके लिए, देश को चलाने के लिए। आगे देखते हैं, सुशासन के बारे में हम बात कर रहे थे। बिहार के अर्थों में नीतीश कुमार को सुशासन पुत्र कहा जाता है। खैर अब वो केंद्र सरकार में चले गए हैं, लेकिन अगर सुशासन की बात करें, इसका इंग्लिश वर्ड है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। आम सहमति, अभी बात कर रहे थे जनता की भागीदारी के बारे में, या जनता की जो सहमति है उसके बारे में, जन सहमति बोल रहे थे। ठीक है, ये होना चाहिए सुशासन का, ये अंग है, चक्र या इसे अंग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पारदर्शिता होना चाहिए, काम काज में खुलापन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सुशासन का अंग है। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों को बाद में पॉलिटी में ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। जवाबदेही मतलब कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होना चाहिए, सरकार जिम्मेवारी उठाती है। आगे है कानून का शासन होना चाहिए, समान और निष्पक्ष कानून होना चाहिए, सभी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कानून में। रंग, रूप, जाति, धर्म, स्थान, रंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता होना चाहिए, कमजोर वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। भागीदारी कैसा होना चाहिए, जन भागीदारी होना चाहिए। कैसे, अगर जवाबदेह नहीं है तो फिर उसके खिलाफ हम लोग
धरना प्रदर्शन करते हैं। उत्तरदायी होना चाहिए, ज़रूरतों पर समय पर प्रतिक्रिया देना चाहिए, दक्षता होना चाहिए, संसाधनों का जो है इष्टतम उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है सुशासन के चक्र है या अंग है। इन सुशासन का सिंपल अर्थ अगर कहें कि सुशासन क्या है, तो जिसके द्वारा जनता का हित सर्वोपरि है, या जिसमें जनता का ही हित सर्वोपरि है, वही सुशासन है। जनता का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, चाहे वो जल की हो, दवा की हो, हॉस्पिटल है, रोड सड़क, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की पूर्ति करना ही सुशासन का अंग माना जाता है। अब देख लीजिए, आज की जो क्लास था उसमें हम बात कर रहे थे राज्य के बारे में और राज्य के तत्वों के बारे में। राज्य क्या है उसके बारे में बात कर लिए। 4 तत्व होना चाहिए, भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा एक और चीज़ था अभी जस्ट हम पढ़ाएं, ठीक है। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा चूंकि ये ब्रीफ है, ठीक है। नीचे बताइएगा कि क्या बताएं। अगला है संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, संचालन के नियम और सीमाएं तय करता है। ये किसी भी देश को चलाने का ब्लूप्रिंट माना जाता है। अगला है राज्य व्यवस्था, द पॉलिटी, ये हम पढ़ा दिए हैं अभी। शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कमेंट कीजिएगा कि शासन के कौन कौन सा अंग है। पहला कमेंट में आपको ये बताना है कि राज्य के कौन कौन से तत्व है, जिसमें 3 हम बता दिए हैं, चौथा आपको बताना है। दूसरा कमेंट करना है कि शासन के 3 अंगों में कौन सा है। और अगला है सुशासन, गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे थे। नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति और लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करना है, ठीक है। और इसका सभी का जो अगर सही बात करें तो नागरिक के हितों की जो है सो आवश्यकता है, हितों की पूर्ति करना ही सुशासन है, अभी हम बता रहे थे। तो आज का क्लास हम इतना ही पे समाप्त कर रहे हैं। फिर अगला दिन जब हम संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल बात करेंगे। ये बेसिक क्लास था। ये अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिए और 2 क्वेश्चन हम बताए हैं उसका भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।